हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। तो दोस्तों, हम लोग ALP CBT 2 का PYQ देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि चुंबक एवं विद्युत चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है पूछा जाएगा, यानी कि मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हमारा ये आज का जो है 16वां क्लास है। ठीक है, कौन सा नंबर का है? 16 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पे आपका देखिए आज का जो है पहला क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? लौह चुंबकीय पदार्थ बोल रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ। तो दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? वह चुंबकीय पदार्थ मतलब कि वह पदार्थ जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित हो, यानी कि चुंबक की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो लौह चुंबकीय कहलाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें जो है लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, तांबा जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, प्लेटिनम भी आपका लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है और लेड भी नहीं है। तो आपका लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा निकेल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या हो जाएगा? निकेल हो जाएगा, है ना। निकेल कोबाल्ट वगैरह ये सब हो जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ जो कि लोहे की तरफ आकर्षित होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे भंवर धारा का नाम बोल रहा है, यानी कि एडी करंट के बारे में पूछ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, एडी करंट क्या होता है, भंवर धारा क्या होता है, तो आप लोग देखते होंगे भंवर भंवर क्या मतलब, आप दिमाग में इमेजिन करिए कि भंवर क्या होता है। दोस्तों, आप लोग कभी देखते होंगे कि कहीं पानी होता है, अगर मान लीजिए किसी बर्तन में हम पानी रख दें और नीचे से छेद कर देते हैं, तो छेद से होल से क्या होता है? पानी निकलने लगता है। तो जब जैसे ही स्पीड से पानी निकलता है तो वो गोल गोल एक भंवर बनाता है ना, भंवर बनाता है। ठीक है ना, उसी भंवर की यहाँ पे बातें की जा रही है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो है भंवर धारा क्या है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात की जो भंवर धारा है ना, भंवर धारा है यानी कि एडी करंट है। एडी करंट, एडी करंट, भंवर धारा को हम क्या कहते हैं? एडी करंट इंग्लिश में कहते हैं ना। इसका जो दूसरा नाम है वो है फॉकाल्ट करंट। इसको क्या कहते हैं? फॉकाल्ट करंट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए फॉकाल्ट यानी कि एडी करंट क्या होता है। सबसे पहले ये चीज जानते हैं कि जो फॉकाल्ट करंट है ये वैज्ञानिक का नाम है। क्या नाम है? किसका नाम है? वैज्ञानिक का। वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे लियोन फॉकाल्ट। कौन से थे? लियोन फॉकाल्ट। ठीक है, लियोन फॉकाल्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1854 या कहीं कहीं 1851 भी देता है ना। हालांकि सटीक 54 मारिएगा, तो अगर 54 दिया हो तो 54 ही मारिएगा, है ना। तो देखिए फॉकाल्ट करंट जो है, वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था लियोन फॉकाल्ट, उन्होंने 1854 या 1851 में जो है एडी धाराओं का उन्होंने पता लगाया था, यानी कि खोज किया था। किस चीज का? एडी करंट यानी कि भंवर धारा का। ठीक है, अब देखिए भंवर धारा क्या है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स में, यानी कि देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है उसका जो है परिवर्तन, जैसे देखिए चुंबकीय फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के बाद उसमें ईएमएफ आ जाता है ना। ईएमएफ क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही ईएमएफ उत्पन्न होता है तो ईएमएफ जब आएगा तो सीधी सी बात है कि धारा आएगी, तो उसी से जो है धारा उत्पन्न हो जाती है, और वही धारा क्या कहलाती है? हमारा एडी करंट कहलाती है। क्या कहलाती है? एडी करंट कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है कि एडी करंट से क्या होता है? एडी करंट क्या है? एडी करंट एक हानि है। क्या है? लॉस है। एक एडी करंट क्या है? लॉस है। ठीक है ना, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि धारावाही चालक में बल की दिशा
है ना, किसका उपयोग करके निर्धारित किया जाता है? देखिए दोस्तों, बल की दिशा बताइए कि जो धारावाही, कोई धारावाही चालक है, कोई चालक है, उसमें बल की दिशा निर्धारण करना है, तो बताइए किस नियम के आधार पे हम जो है धारावाही चालक में बल की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, क्या चीज? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों देखिए, ये मेरा बाएं हाथ है ना, बाएं हाथ है ना, लेफ्ट। अब इसमें जो है फ्लेमिंग का बाएं हाथ दिख रहा है ना, फ्लेमिंग का बात देखिए, इधर देखिए, इधर समझ में आएगा आप लोग, है ना। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि इसमें क्या, कि बल की दिशा की बात कर रहा है। किस दिशा की बात कर रहा है? बल की दिशा की बात कर रहा है ना। अब यहां पे क्या हो सकता है बल की दिशा में, है ना? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण अब देखिए यहां पे जो है फ्लेमिंग का जो है कौन सा नियम लगेगा? बाएं हाथ का नियम लगेगा, ठीक है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का यहाँ पे नियम लगेगा, ठीक है। जो कि देखिए आपका जो है, जैसे ही हम ऐसे करते हैं, ध्यान देखिए, ये उंगली है हमारा, देख रहे हैं ना, ये उंगली है हमारा, तो ये हमारा अंगूठा क्या है? बल की दिशा को दिखा रहा है। अंगूठा हमारा क्या दिखा रहा है? बल की दिशा को। अंगूठा क्या है हमारा? बल की दिशा को। अंगूठा किसको दिखा रहा है? बल की दिशा, बल की दिशा। तो अंगूठा हमारा क्या दिखाता है, या क्या दिखा रहा है? अंगूठा जो है बल की दिशा को दिखा रहा है ना। और जो हमारा तर्जनी है, देखिए ये तर्जनी, ये जो तर्जनी है ये क्या दिखा रहा है हमारा? देखिए ये क्या है? बल की दिशा। अंगूठा क्या है? बल की दिशा। ये क्या है? तर्जनी। और ये क्या है? मध्यमा, है ना। क्या चीज है? ध्यान दीजिएगा, ये अंगूठा है, और ये क्या है आपका? अंगूठा, तर्जनी, और ये क्या है? मध्यमा। तो तीनों का जो है आपका अलग अलग काम है ना, अलग अलग काम है। अब ये क्या है? तीनों एक दूसरे का क्या है? मतलब तीनों एक दूसरे का क्या है? लंबवत है। देखिए ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है ना, ये भी लंबवत है। तो तीनों जो है एक दूसरे का क्या है? लंबवत है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। तो अंगूठा जो है आपको कैसे दिखाता है? बल की दिशा को। और तर्जनी क्या दिखाता है? चुंबकीय धारा। तर्जनी कौन से? तर्जनी जो है आपका चुंबकीय धारा, चुंबकीय धारा, चुंबकीय धारा या चुंबकीय आपका क्या होगा? सॉरी, चुंबकीय धारा, चुंबकीय क्षेत्र होता है ना? धारा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। और ये क्या दिखा जाता है आपका? मध्यमा, धारा को निर्दिष्ट करता है, चालक में धारा। अब देखिए आपका क्या है? अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा जो है बल की दिशा, और तर्जनी क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। और ये मध्यमा क्या है आपका? मध्यमा धारा दिखा रहा है, चालक में धारा। तो आप देखिए एक चीज बोल रहा है कि यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार धारावाही चालक में बल की दिशा जो है ना, क्या करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अच्छा देखिए, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा दाहिना हाथ से है ना, ये मेरा क्या है? दाहिना हाथ, ये मेरा बायां हाथ है। तो दाहिना हाथ से देखिए, जब भी हम जनरेटर चालू करते हैं तो दाहिना हाथ से चालू करते हैं ना, जनरेटर चालू करते हैं तो दाहिना हाथ से चालू करते हैं। तो जनरेटर जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब वही मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। भाई देखिए एक ट्रिक है आपका, कि जनरेटर चालू करते हैं दाहिने हाथ से, जनरेटर दाहिने हाथ से चालू करते हैं, तो आपका जो है दाहिने, यानी कि दाहिने हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है किस पे लागू होता है? किसके लिए होता है? वो होता है जनरेटर के लिए। अब वही बाएं हाथ का नियम क्या है? मोटर के लिए, ठीक है ना। किस चीज के लिए? मोटर के लिए। तो वहीं यहाँ पे क्या दिया है? बाएं हाथ का नियम, यानी कि बाएं हाथ का नियम क्या है? मोटर के लिए। तो अंगूठा किसको निर्दिष्ट कर रहा है? अंगूठा किस चीज को निर्दिष्ट कर रहा है? वो है बल की दिशा को। और ये तर्जनी आपकी, तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या है आपका? मध्य में जो है धारा की दिशा, है ना, चालक में धारा की दिशा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए, शैथिल्य हानि है यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? अब बोल रहा है कि शैथिल्य हानि यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा,
जो हमारा जो शैथिल्य हानियां होती है यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस होता है, वो आपके लिए देखिए हिस्टेरेसिस लॉस का जो फार्मूला होता है W बराबर नीटा बी, बी मैक्सिमम, चुंबकीय क्षेत्र का होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, ये वॉल्यूम है। बात समझ में आ रही है। ये तो आपका मात्रक है, वाट दिया है। बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। यानी कि WH आपका क्या है यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस, या हम इसको क्या कहते हैं हिंदी में शैथिल्य, शैथिल्य हानि या हिस्टेरेसिस लॉस। आपका क्या दिया हुआ है अगला, नीटा दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, नीटा दिया है। दोस्तों नीटा क्या है यहाँ पे, नीटा क्या है यहाँ पे, तो नीटा जो है वो हिस्टेरेसिस स्थिरांक है। नीटा क्या है यहाँ पे, हिस्टेरेसिस स्थिरांक यानी कि शैथिल्य स्थिरांक है, शैथिल्य स्थिरांक है। आप समझ आ रही है। और वहीं पे बी क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है ना। बी क्या है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि बी जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। आप देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, बात समझ आ रही है। बी क्या है यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। और यह एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, क्या है आवृत्ति, है ना, क्या है आवृत्ति है। अब देखिए अब वहीं V क्या है आपका, V क्या है, तो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है, आयतन है। बात समझ में आ रही है। तो क्या है WH यहाँ पे क्या है, शैथिल्य हानि है, हिस्टेरेसिस लॉस है। और नीटा क्या है, शैथिल्य स्थिरांक है, ठीक है ना। अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। और बी क्या है यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जो मैक्सिमम होता है ना। और यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और V क्या है आपका, आयतन है, धातु का आयतन है ना, या पदार्थ का आयतन है, ठीक है ना, पदार्थ का आयतन है। और W क्या है यहाँ पे, ये इसका क्या है, मात्रक है। यानी कि हम हिस्टेरेसिस लॉस को किस चीज में मापते हैं, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, वो होता है वाट होता है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़े, 7वां क्वेश्चन देखिए, सॉरी 5वां क्वेश्चन देखिए। फ्लेमिंग के दाएं दाएं हाथ के नियम है ना, फ्लेमिंग के दाएं के नियम अंगूठा प्रदर्शित कर रहे थे। दाएं के नियम में अंगूठा किस चीज को प्रदर्शित करता है, दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है किसको प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है धारा प्रवाह की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रेरित वोल्टेज की दिशा, चालक की गति की दिशा। अब यहाँ पे हमने अभी क्या देखा, बाएं हाथ का नियम। अब ये दाएं हाथ का बात आ गया। जब दाएं हाथ का बात आ गया तो यहाँ पे हमने क्या बताया, दाहिने हाथ जनरेटर की बात किया जा रहा है। किस चीज का, जनरेटर की बात किया जा रहा है। तो बताइए जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का जो नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है, अंगूठा जो है किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए अंगूठा जो है आपका चालक की गति की दिशा किसको प्रदर्शित करता है, चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। चालक की गति की दिशा को, जो चालक जो है दाएं हाथ का नियम, देखिए ये जो है आपका दाएं हाथ का नियम दिख रहा है ना। तो अंगूठा यहाँ पे किसको दिखा रहा है, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा दिखा रहा है ना। चलिए आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉसेस आर टुगेदर कॉल्ड कोर लॉसेस, कोर लॉस, निम्नलिखित दो हानियों में से किसे एक साथ कोर हानि कहा जाता है, जो है कोर की हानि कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है कि प्राथमिक ताम्र हानि और द्वितीयक ताम्र हानि, बी दिया है ताम्र हानि और हिस्टेरेसिस हानि, और सी दिया है भंवर धारा हानि और हिस्टेरेसिस हानि, और डी दिया है संयोजक हानि और संचरण हानि। तो अभी हमने दोनों चीजों को बताया था, क्या, भंवर धारा हानि और हिस्टेरेसिस हानि। क्या बताया था हमने, भंवर धारा हानि और हिस्टेरेसिस हानि। यानी कि 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भंवर धारा हानि और हिस्टेरेसिस हानि।
एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो हानियां हैं यहाँ पे, ये हानियां किस प्रकार की है बात समझिएगा। जो भंवर धारा हमने बताया है और हिस्टैरिसीस हानि बताया है, ये जो इसको हम हिंदी में इसको कहते हैं शैथिल्य हानि। क्या कहते हैं? शैथिल्य हानि। और जो भंवर धारा हानि होता है, तो जानते हैं कि जब धारा प्रवाह होती है किसी चालक में, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि हीट उत्पन्न होता है। किसी भी चालक में जब धारा प्रवाहित होगा, मान लीजिए कि एक साइड से धारा जा रही है तो उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन जाता है, तो धारा मतलब कि धारा और इलेक्ट्रॉन जो है विपरीत दिशा में जाते हैं, वहां पे क्या होता है? हीट उत्पन्न हो जाता है। तो हीट उत्पन्न हो जाता है तो वहीं जो है, जैसे ही जब हीट उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर जो है या जो भी कंडक्टेंस होगा यानी कंडक्टर होगा, उसका जो है मान जो है कि कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। तो वो जो है भंवर धारा और हानि हिस्टैरिसीस दोनों जो है क्या होता है? दोनों कोर की हानि कहलाती है। जो कोर होता है, आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में कोर बने होते हैं, और उसी में ये दोनों हानियां देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हिस्टैरिसीस हानि को उस कोर के पदार्थ का चयन करके कम किया जा सकता है। तो देखिए, निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक, देखिए इसमें क्या है, बोल रहा है कि हिस्टैरिसीस हानि यानी कि शैथिल्य हानि को उस कोर के लिए, मतलब कि अगर मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लगाया जाता है ना, कोर लगाया जाता है, तो पदार्थ का कौन सा पदार्थ का चयन करके कम किया जा सकता है? तो देखिए, वह पदार्थ जिसका निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक हो। क्या चीज? निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक हो, यानी कि लो हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट हो। तो उस पदार्थ का हम चयन करके हम क्या करते हैं? हिस्टैरिसीस हानि को कम कर सकते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर में, जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, जो लोहे का पत्ती बना होता है, वो ई आकार का बनता है, आई आकार का बनता है ना। ये आप लोग देखे होंगे, ये सी आकार में बनता है ना। तो इससे जो है कोर बनता है ना, इससे क्या होता है? कोर बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यानी कि इस प्रश्न का जो है आंसर हो जाएगा वो निम्न हिस्टैरिसीस गुणांक हो जाएगा। आगे बढ़े। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम इंगित नहीं करता है। बताइए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो है नियम में क्या इंगित नहीं करता है? तो ऑप्शन दिया है आपका, चालक में वोल्टेज, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा, चालक की गति की दिशा, चालक में धारा प्रवाह की दिशा। तो अभी हमने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दिखाता है भाई, चालक की गति की दिशा यह भी दिखाता है, और चालक में धारा की प्रवाह की दिशा यह भी दिखाता है। चालक में वोल्टेज नहीं दिखाता है ना, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है ना। फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई, फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रतिष्ठंभ, है ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य। दोस्तों, आपका ये फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो फटाफट यहां पे बताइए आप लोग। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो गया? इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, है ना। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम बी से दर्शाते हैं। तो बी बराबर क्या होता है? पाई बाई ए होता है। बी बराबर 5/a, यानी कि क्या बोल रहा है कि फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई, फ्लक्स प्रति वर्ग इकाई क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? ये क्षेत्रफल है ना, प्रति वर्ग इकाई का क्षेत्रफल को क्या कहा जाता है? हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखना है। ये क्या है? फाई है, चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बी, और ये क्या है? एरिया है। अब देखिए, फ्लक्स जो है क्या है? वो फ्लक्स जो है वो क्या है? फ्लक्स क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये एक चुंबक है ना, ये क्या है आपका? चुंबक। ठीक है, आप जानते हैं कि चुंबक में क्या होता है? जो आपका
इसमें से जो है फ्लक्स निकलता है ना, फ्लक्स निकलता है, वो क्या आता है, उत्तर से दक्षिण की ओर निकलता है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर निकल के जाता है ना। मतलब बाहर, चुंबक के बाहर कहां से निकलता जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और वहीं चुंबक के अंदर जो है आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है इसमें क्या होता है, फ्लक्स जाता है, सॉरी फ्लक्स जाता है, इसको फ्लक्स भी कहते हैं, लेकिन देखिए ये जो है आपका क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पे एक क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, एक प्रकार का ये क्षेत्र है, कितना ये जा रहा है, तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ का कुछ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आपका जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। इसको ठीक कर दीजिए। देखिए देखिए चुंबकीय फ्लक्स, देखिए ये चुंबकीय फ्लक्स एक प्रकार की चुंबकीय फ्लक्स है, लेकिन ये कब है, इसका नाम कब होता है, अभी तो फिलहाल में ये क्या है आपका, क्या है, चुंबकीय बल रेखा है, जो है चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, नॉर्थ से चल करके साउथ की ओर बाहर, चुंबक में, चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय बल रेखाएं, देखिए मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और जानते हैं कि चुंबक, जो चुंबक होता है आप लोग देखे होंगे कि बस वो आपको देखने में तो केवल ये दिखता है, भाई चुंबक जो है केवल ऐसे दिखता है, लेकिन जो चुंबकीय बल रेखा है वो काल्पनिक रेखा होती है जो दिखती नहीं है। चुंबकीय जो है, चुंबकीय बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, क्या है, काल्पनिक रेखा है। बात समझ आ रही है। तो देखिए चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है आपके लिए, ये जो है एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं, तो जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि ये चुंबक है और चुंबकीय बल रेखाओं रेखाओं के बीच में, जैसे मान लीजिए कि ये बहुत सारी रेखाएं हैं, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ, बहुत सारी रेखाएं हैं, और यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे धारावाहिक चालक में यहाँ पे कोई चालक रख देता हूँ या कोई वस्तु रख देता हूँ, तो देखिए इस वस्तु से पास होकर के जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गई है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा ये कोई वस्तु है ना, मान लीजिए, और एक मैं इधर भी बनाया था वैसे ना, अब देखिए अब ये जो वस्तु है हमारा, मैं देखिए दूसरे कलर से ले लेता हूँ इसको, ये जो हमारा एक वस्तु है, ध्यान दीजिए ग्रीन कलर वाला कोई वस्तु है, ठीक है, ग्रीन कलर क्या है ये आपका, ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु से देखिए इस वस्तु से जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं इस वस्तु से होकर के, तो जो इस वस्तु से होकर के गुजर रही हैं वही क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घनत्व की अब यहाँ पे एक और चीज है कि चुंबकीय फ्लक्स, अभी तो हमने बताया कि ये चुंबकीय, भाई चुंबकीय बल रेखाएं हैं, वस्तु रेखा जितने पास हो रही है वह क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। अब लेकिन देखिए जितना इसमें पास हो रहा है, जितना इसमें पास हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो तो बहुत है, लेकिन इससे जो होकर पास हो रही हैं वो क्या होती है, कितना घनत्व है, मतलब क्या है कि इकाई क्षेत्रफल में कितनी जा रही है चुंबकीय फ्लक्स रेखा, है ना, चुंबकीय फ्लक्स जो है इकाई क्षेत्रफल में कितना पास हो रहा है, उसको क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। बात समझ आ रही है। एक और चीज देखिए, जो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वो क्या है, वेबर होता है। क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं, वेबर होता है, वेबर होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना, यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है, आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का क्या है मात्रक, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए बोल रहा है कि इन बीएच कर्व एच रिप्रेजेंट्स, बीएच वक्र में एच क्या दर्शाता है। देखिए जो बीएच वक्र बनता है
उसमें जो है H जो है हमारा दिखाता है, वो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 11 नंबर, डीसी मशीन के किस भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जो घूमने वाला पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए आर्मेचर जो है घूमने वाला पार्ट है ना, ऑप्शन यहाँ इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आर्मेचर जैसे ही घूमता है ना, आर्मेचर क्या होता है, जैसे ही रोटेट करता है, तो आर्मेचर रोटेट करता है तो जो है अब क्या होता है कि करंट पैदा होता है। जब करंट पैदा होता है, जब करंट पैदा होगा तो क्या होगा, गर्म होने लगेगा, पूरा बॉडी क्या होगा, गर्म होने लगेगा। तो वहीं जो है कि डीसी मशीन के आर्मेचर भाग में सबसे अधिक एडी करंट क्षति होती है। वहां पे क्या होती है, एडी करंट की क्षति होती है, यानी कि हानि होती है। यानी कि एडी करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है ना? तो एडी करंट एक प्रकार का क्या है, हानि है। ठीक है, भंवर धारा क्या है, एक प्रकार की हानि है। तो डीसी मशीन के आर्मेचर वाले भाग में सबसे अधिक एडी करंट की क्षति होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? अब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? अब देखिए, ऊर्जा क्या होता है आपका, 1/2 हाफ LI² है ना, LI², U बराबर क्या होगा आपका 1/2 LI²। देखिए दोस्तों, यहाँ पे L क्या है और I क्या है ना। L क्या है आपका, यहाँ पे L क्या है, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है, और I क्या है, करंट है ना। अब देखिए, तो बोल रहा है कि इन चारों में से कौन से घटक में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा जो है संग्रहित करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन इंडक्टर। यहां पे देख रहे हैं ना, ये क्या है, एल इंडक्टेंस है, तो कार्बन इंडक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो है टंगस्टन रजिस्टर, यूरेका कैपेसिटर, नाइक्रोम बैरिस्टर, ये जो है क्या होता है, इसमें ऊर्जा ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है, लेकिन ये तीनों नहीं करता है, बल्कि कार्बन इंडक्टर ये जो है करता है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना है। तो कार्बन इंडक्टर क्या करता है कि चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, U बराबर हाफ LI²। ठीक है ना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है। आगे बढ़े। अब देखिए, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में यानी कि कम मात्रा में जो है प्रत्याकर्षित होने वाला है ना, यानी कि चुंबक जो है उसको चुंबक अपने ओर आकर्षित नहीं करता है, यानी कि कम आकर्षित करता है, या बिल्कुल मतलब करता ही नहीं है, या कम भी कह सकते नहीं करता है। ठीक है, तो भाई चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया है, डाया चुंबक, चुंबकीय, पैराचुंबकीय और फेरोचुंबकीय। तो दोस्तों 13 का बताइए कि अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अल्प मात्रा में प्रत्याकर्षित होने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आपका डाया चुंबक। क्या हो जाएगा, डाया चुंबक, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाया चुंबक हो जाएगा, है ना। यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाएगा आपका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, या इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। डाया चुंबकीय को हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। डाया चुंबक को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी हम कहते हैं। ठीक है ना, इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कापर, कापर, सिल्वर और एंटीमनी, है ना, ये सब जो है आपका डाया चुंबक यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, छड़ चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय
रेखाओं की दिशा क्या होती है? अब देखिए कह रहा है कि क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय रेखाओं की दिशा क्या होती है? अभी हमने बताया किसी भी चुंबक का जो दिशा होता है उसका जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, तो बताइए वो रेखाएं किधर से किधर की होती हैं? बताइए किधर से किधर की हो जाती हैं? फटाफट बताइए हमको, अभी आप लोगों को बताया गया है। तो देखिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, बिल्कुल यहाँ पे ये एक करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव से क्या, दक्षिणी ध्रुव की ओर। अभी हमने बताया ना जो काल्पनिक रेखाएं होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। क्षण चुंबक के चारों ओर, क्षण चुंबक के अंदर की बात नहीं कर रहा है, क्षण के चुंबक के चारों यानी कि बाहर की ओर, है ना। तो क्या होता है बाहर की ओर? उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और अंदर जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़े। देखिए जिस पदार्थ की धारण शक्ति है ना या रिटेंटिविटी जो है उच्च होती है, हाई होती है, वह जो है किस क्या चीज बनाने के लिए उपयुक्त होता है? तो देख लीजिए जिसकी धारण शक्ति हाई होती है वो देखिए अस्थाई चुंबक बनाई जाती है उससे, है ना। जिसकी धारण शक्ति हाई होगी उसके लिए क्या बनेगा भाई? अस्थाई चुंबक बनेगा, है ना। तो जिस पदार्थ की धारण शक्ति उच्च होती है, जिस पदार्थ की धारण शक्ति जो है उच्च होती है, वो जो है उससे क्या बनता है? आपका अस्थाई चुंबक बनाया जाता है ना, अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। चुंबक को जितना गर्म करेंगे, चुंबक जितना हिट होता है वो चुंबकीय, वो क्या होता है कि उसका चुंबकीय गुण कम हो जाता है, हिट होने पर चुंबकीय गुण कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? देखिए अभी हमने बताया था चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिया है मैक्सवेल, गॉस, आपका टेस्ला, वेबर। तो बताइए 16 नंबर का जो है आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का जो है आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया वेबर होता है ना, क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बोल रहा है कि चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? चुंबकत्व की शील्डिंग या स्क्रीनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है? वो होता है आपका मृदु इस्पात होता है। क्या होता है? मृदु इस्पात होता है। ठीक है ना, मृदु इस्पात होता है। चलिए 17 ए हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई, देखिए चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है? तो अभी हमने बताया था क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान B बराबर 5/A होता है ना, B बराबर 5/A, यानी कि आपका इसका क्या होता है? वेबर, एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताइए बताइए ये जो है आपका क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। ये क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो हमने क्या बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यदि चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई हो तथा इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो? ए हो, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वो होता है आपका क्या चीज? बी बराबर क्या होता है? 5/A, बी बराबर 5/A होता है। ठीक है, आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। पैरा चुंबकीय यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी का मान, पैरा चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता, अब यानी क्या? रिलेटिव परमेबिलिटी का मान क्या होता है? तो देखिए पैरा चुंबकीय जो होता है, पैरा चुंबकीय पदार्थ, पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता का जो मान होता है यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, वो हमेशा जो है एक से अधिक होता है। हालांकि बहुत रेयर केस में ही एक से अधिक होता है, लेकिन जो है इस चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक होता है यानी कि इकाई से कुछ अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका 19 का करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर। कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? कौन सा पदार्थ अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो बताइए कौन सा पदार्थ जो है अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है? तो वो है देखिए आपका ऑप्शन दिया है कार्बन स्टील। हाँ बिल्कुल कार्बन स्टील का बनता है। एलनिको एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट, बिल्कुल ये भी
एल्कोमैक्स मैग्नीज, ये भी ठीक है। ये सभी यानी कि ऑप्शन डी कर लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा, जो है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़े, अब देखिए चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश कार्यरत होता है, कौन कार्यरत होता है। देखिए चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप, जैसे कि चुंबक में चुंबकीय चुंबकीय परिपथ में जो प्रतिरोध, चुंबकीय परिपथ में कौन अवरोध का काम करता है भाई। जब हम देखते हैं कि विद्युत धारा में, जब विद्युत धारा बहती है तो उसमें जो है प्रतिरोध जो है अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ में कौन अवरोध उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है वो आपका रिलेक्टेंस होता है। क्या होता है, रिलेक्टेंस। जिस प्रकार से आपका प्रतिरोध होता है वैसे ही, देखिए प्रतिरोध विद्युत धारा में होता है, वैसे ही चुंबकीय परिपथ, विद्युत परिपथ में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और चुंबकीय परिपथ में सेम क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है। जो कि क्या होता है कि जो चुंबकीय परिपथ होता है उसको क्या कहता है, विरोध करता है, ठीक है ना। क्या कहता है, चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है, ठीक है, वो क्या होता है, रिलेक्टेंस होता है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, अब देखिए फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, अभी हमने बताया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए पैरामैग्नेटिक, तो द्रव अनुचुंबकीय अगर बात पूछेगा तो वो हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। द्रव अनुचुंबकीय क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। और लोहा जानते हैं आप लोग क्या है आपका, ये क्या है, फेरस। फेरस या लौह चुंबकीय पदार्थ इसको कहेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। चलिए वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। हाँ ये क्वेश्चन भी सही है। देखिए वैद्युतिक युक्तियों में एक विद्युत चुंबक से उत्पन्न फ्लक्स को परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो वो देखिए कुंडली के लपेटों की संख्या बढ़ा घटाकर। अरे भाई कुंडली को कोई मान लीजिए कि मोटर है, उसमें अब हम खोल के अब बढ़ाएं घटाएं, ये तो सही नहीं रहेगा भाई। अनेक टेपिंग युक्त उत्तेजक कुंडली प्रयोग करके, उत्तेजक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान परिवर्तित करके, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिए धारा का मान बदल सकते हैं। अब हम कोई मशीन है, मशीन को जो है अब वहाँ पे कुंडली बनाया गया है, फेरों की संख्या बढ़ाया गया, तो भाई फेरों की संख्या वहाँ पे फेरा लगाया गया है, तो फेरों की संख्या घटा बढ़ा थोड़ा सकते हैं, हाँ करंट बढ़ा घटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उत्तेजक कुंडली में से प्रवाहित धारा का मान जो है परिवर्तित करके हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से तात्पर्य है, एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए ऑप्शन दिया है आपका, ए ऑप्शन दिया है इकाई क्षेत्र में इसके द्वारा अनुभव किया गया संपूर्ण बल से, या इकाई क्षेत्र के समांतर पर रखे गए बलाघूर्ण से, या इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बलाघूर्ण से, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 25 का जो है वो फटाफट बताइए 25 का क्या हो जाएगा। तो 25 का क्या हो जाएगा कि इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बल आघूर्ण से, इकाई क्षेत्र पर लंबवत रखे गए बल आघूर्ण से। तो बल आघूर्ण जानते हैं टा, और टा बराबर आप लोग जानते हैं आपका होता है क्या, बल गुणे दूरी। बल गुणे क्या होता है, दूरी है, दूरी को हम आर से देख रहे हैं, है ना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण, है ना, चुंबकीय आघूर्ण, तो एम बराबर, अब क्या बोल रहा है कि एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण से क्या तात्पर्य होता है। तो दोस्तों एम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम बराबर हो जाएगा टा बाई बी हो जाएगा। एम बराबर क्या हो जाएगा, टा बाई बी हो जाएगा, है ना। अब टा क्या है, बलाघूर्ण है, अब बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। बी क्या है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना। चलिए इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए इसका मात्रक भी जान लीजिए। अब इसका क्या होता है, न्यूटन होता है ना, इसका क्या होता है, न्यूटन होता है, और इसका क्या होता है, मीटर होता है। दूरी को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर प्रति। और अभी हमने क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र बताया। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र को हमने क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला, यानी कि टा जो है न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला, यानी कि जो है आपका क्या हो जाएगा
चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है, टा बाई बी होता है। तो जो है टा आपका क्या है कि बल आघूर्ण है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो टा का जो है आपका क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर, और बी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला हो जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला जो है इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है, बल रेखाएं एक दूसरे को छेद करती हैं, पृथ्वी के क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता शून्य होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, चुंबक के उदासीन बिंदु पर, जहां चुंबक का उदासीन बिंदु होगा वहां पर क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, क्षेत्र तीव्रता शून्य होती है। भाई जब कोई एक चुंबक, मान लीजिए कि किसी जगह यहाँ पे एक चुंबक रख दिया हमने, है ना, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, ठीक है। मान लीजिए कि इसका विद्युत, इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ दूरी तक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया गया है ना, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो एक चुंबक के उदासीन बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ पे भाई क्षेत्र तो बस इतना ही तक है। अब यहाँ पे ये जो है आपका ये क्या है, इसके क्षेत्र से ऊपर है भाई, या दूर है, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कि क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए, यानी कि एक चुंबक के उदासीन बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, चलो 26 का क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति का कोण क्या होगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर, चुंबक का जो है उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होगा। तो जो डिप कोण होता है, डिप एंगल होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़े। अब देखिए, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षता अनुपाती होता है। क्या बोल रहा है कि धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रत्यक्षता अनुपाती होता है। तो देखिए, किसी बिंदु पर क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है किसके अनुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दिया है कि चालक की मोटाई के, चालक से दूरी के, चालक में प्रवाहित धारा के, उपर्युक्त सभी के। तो बताइए, धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रत्यक्षता अनुपाती किसके अनुपाती होता है, जो है तो चालक में प्रवाहित धारा के, है ना, चालक में प्रवाहित धारा के। तो धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्रत्यक्षता जो अनुपाती होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के। ठीक है ना। देखिए, तो धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो है किसके प्रत्यक्ष अनुपाती होता है, वो होता है आपका प्रवाहित धारा के, है ना। ये चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, विद्युत चुंबक बना होता है। देखिए, विद्युत चुंबक जो है किस चीज का बना होता है, तो कठोर स्टील का, टीन का, मृदु लोहा का, तांबे का। बताइए, विद्युत चुंबक जो है किसका बना होता है, 29 का जो है क्या होगा, तो क्या होगा, मृदु लोहा का, है ना, मृदु लोहा का हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है, अरे भाई कुछ नहीं, लोहे का ही होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। देखिए, हाँ, अब यहाँ है अस्थायी चुंबक बनाना है। अगर अस्थायी चुंबक बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, तो आप लोग देखे हैं अस्थायी चुंबक, है ना, वो क्या होता है, इस्पात का बना होता है, स्टील का। क्या होता है, इस्पात का, यानी कि इस्पात का जो है अस्थायी चुंबक बनता है ना। निम्नलिखित में कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, कोबाल्ट होती है, लोहा होती है, निकेल होती है, लेकिन आपका एल्यूमिनियम नहीं होता, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, स्टील को चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक घनत्व के कारण, अधिक धारण क्षमता के कारण, प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, उपर्युक्त सभी के कारण।
दोस्तों यहाँ देखिए, स्टील जो है आपका, इस्पात जो होता है उसको चुंबकित करना कठिन है क्योंकि उसके अधिक घनत्व के कारण। जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। अधिक धारण क्षमता के कारण, ये भी सही है। प्रारंभिक न्यूनतम चुंबकशीलता के कारण, ये भी सही है। और यहाँ पे जब तीनों सही है तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 33 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, गलत कथन को चुनिए। एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं। एकल पोल बिल्कुल भी नहीं भाई। कोई चुंबक में दो पोल होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यही गलत हो जाएगा, गलत पूछ रहा है, यही गलत होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल, समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय पोल सदैव समान सामर्थ्य के होते हैं। बिल्कुल, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये गलत बात बोल रहा है ना। एकल चुंबकीय पोल जो है, एकल चुंबकीय पोल रह सकते हैं भाई, गलत बात है। एकल चुंबकीय पोल नहीं रह सकते हैं, डबल रह सकते हैं, है ना। चलिए इसको देखते हैं। चुंबक वाहक बल यानी कि एम एफ एम एफ एम एम एफ एम एम एफ एम एम एफ, ये क्या होता है? मैग्नेटिक 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 मोटिव फोर्स क्या है आपका? चुंबकीय वाहक बल। देखिए, चुंबकीय वाहक बल का जो इकाई होता है, जो मात्रक होता है, वो एम्पियर टर्न होता है। क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। यानी कि जो एमएमएफ बराबर होता है, एमएमएफ बराबर आपका एम्पियर टर्न होता है। तो बताइए, एम्पियर टर्न बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? आई एन, नंबर्स ऑफ टर्न। आई एन हो गया, एन आई कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए, तो एम एफ बराबर क्या होता है? एन गुणे आई, एन इंटू आई होता है। ठीक है, एन क्या है आपके? फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या। और आई क्या है आपका? धारा, है ना। तो देखिए, अभी इससे पहले जो है एक दो चार क्वेश्चन पहले पूछा था कि जो है एक आपका एमएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल को घटा या बढ़ा सकते हैं किसके द्वारा? भाई, अगर कोई मोटर वगैरह है ना, कोई मोटर वगैरह है तो उसमें हम जाके हम क्या कर सकते हैं? जो आपका फेरों की संख्या है उसको तो घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो हम जो है धारा घटा बढ़ा करके हम एमएमएफ का जो है हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? वही यहाँ पे चीज है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी जम्मू श्रीनगर में पूछा गया है, पीजीसीआईएल में पूछा गया है, एमपीपी केवी VCL लाइन अटेंडेंट में पूछा गया है, एमपी लाइन अटेंडेंट में पूछा गया है ना, वही चीजें हैं। अब देखिए, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, क्यूरी ताप कहते हैं। देखिए, जिस ताप पे क्या बोल रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम? क्यूरी ताप होता है ना। तो क्यूरी ताप जो है क्या होता है कि जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में समझ रहे हैं ना। लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब कि अगर लोहा को लौह चुंबकीय पदार्थ होता है जो चुंबक जो है उसको आप अपनी ओर आकर्षित करता है, और अनुचुंबकीय क्या होता है? जिसको आकर्षित नहीं करता है। ठीक है ना। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है गलत है? ऑप्शन ए दिया है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। यही गड़बड़ हो गया कुछ। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाएं हाथ के बाएं हाथ के नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे गलत कथन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में हरे रंग का तार का अर्थ का तार का प्रयोग होता है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। विद्युत व्यय की मात्रा को व्यक्त करने का सामान्य मात्रा किलोवाट घंटा है। बिल्कुल सही, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा ना, एक का हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण की उच्चतम आवृत्ति जो है गामा किरण, गामा किरण है ना। उच्चतम आवृत्ति वाली कौन सी किरण है आपका? विद्युत चुंबकीय में गामा किरण होती है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अब ध्यान दीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना,
प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। यह कथन किसका है? देखिए किरचॉफ के नियम का, देखिए ये लेंज के नियम का है ना, ये लेंज का नियम का है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है। उसी के कारण का भाई, विद्युत बल का, विद्युत वाहक बल जो है ऐसी दिशा, वो दिशा है और उसी दिशा के जो है क्या करती है, वो विरोध करती है ना। किसके कारण? कि वह उसी के कारण, उसके कारण विरोध करती है। किसका? प्रेरित विद्युत वाहक बल का ही, है ना। तो उस ये जो है किसका नियम है? तो वो है लेंज के नियम का है ना। इस चीज को बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए हेनरी जो है किसका मात्रक है? हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का मात्रक है ना। और आवृत्ति जानते हैं, हर्ट्ज, हर्ट्ज या हर्ट्ज। विभवांतर जानते ही हैं, वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इंडक्टेंस का चिन्ह क्या है भाई? एल से दर्शाते हैं इंडक्टेंस को। किस से दर्शाते हैं? एल से दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। प्रेरकत्व की इकाई क्या है? अभी पूछा गया वही चीज है। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर व्यास के एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए भाई। अब देखिए आ गया एक क्वेश्चन, अब बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना। तो बताइए क्या होगा कि बोल रहा है कि 2 मीटर व्यास, व्यास दिया है 2 मीटर के व्यास वाला, 2 मीटर के व्यास वाला वृत्ताकार चालक के केंद्र से 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो बताइए इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है, म्यू जीरो म्यू नॉट बराबर, पहले तो यहां देखिए आई बाई आर। ये क्या है? आई क्या है आपका? धारा है। और आर क्या है आपका? यहाँ पे प्रतिरोध है, सॉरी धारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मीटर व्यास से एक वृत्ताकार चालक के केंद्र में से 100 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अच्छा यहाँ पे बी पूछ रहा है ना। चलिए क्षेत्र की तीव्रता जो है म्यू नॉट इक्वल टू, सॉरी म्यू नॉट बाई 2 पाई होता है ना। म्यू नॉट बाई 2 पाई होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ये आर हो जाएगा। तो बी बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू आई बाई आर। तो 2 मीटर व्यास, अब देखिए यहाँ पे म्यू नॉट जो है, म्यू नॉट जो क्या है एक स्थिरांक है, और म्यू नॉट को जो है हम, इसका मान जो होता है वो होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ 7, यानी कि 4 पाई गुणे 10⁻⁷, 4 पाई गुणे 10⁻⁷, 4 पाई गुणे 10⁻⁷ होता है। किसका? तो म्यू नॉट का मान होता है ना, म्यू नॉट का मान होता है। अब देखिए ये जो है म्यू नॉट का मान यहाँ पे रखिए, और दो दो और पाई का मान रखिए। और आई जो है देखिए क्या दे रहा, आई पूछ रहा है ना, आई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है क्या? नहीं, आई दिया हुआ है 100 एम्पियर। कोई बात नहीं, यहाँ पे आई का मान 100 रख लीजिए। म्यू नॉट का यहाँ पे आई का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है? व्यास दे दिया है आपका 2 मीटर, आर का मान रख लीजिए 2 मीटर। आर का मान जो है रख लीजिए 2 मीटर। अब बस सॉल्व कर लीजिए, किया जाए इसको सॉल्व, सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्व किया जाए। चलिए कर लेते हैं, है ना। अब देखिए म्यू नॉट का मान क्या है यहाँ पे? 4 पाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान ये 2 पाई है। यहाँ पे हम कर दिया हमने 2 पाई, और यहाँ पे कर दिया हमने आई का जो है 100 एम्पियर दिया है, और आर जो है 2 दिया है ना। 2 दूनी 4, 4 कट गया, ये पाई से पाई कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका? 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 का पावर यानी कि 10⁻⁻5 हो जाएगा। 10⁻⁻5 हो जाएगा। कहीं दिया है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं? क्या गड़बड़ हो रहा है इधर?
म्यू नॉट 4π×10⁷, ठीक है। और यहाँ पे आई का मान 100 हो गया, ये भी सही है। क्या क्या पड़ा भाई इसमें? अच्छा, देखिए आर जो है ये त्रिज्या है ना, आर क्या है? त्रिज्या है। तो जानते हैं कि जब व्यास 2 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। ये चीज यहाँ पे गड़बड़ थी, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं। आर का मान जो है यानी कि त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है हमारा हो गया है आर। जब देखिए व्यास क्या है, व्यास क्या है? 2 है, तो आर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, आधा हो जाता है ना, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे यहाँ से, है ना, तो मिटा देते हैं। अब ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे हम 1 कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, केवल 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूनी 4, तो केवल 2, यहाँ पर 2 बचेगा। अब पाई से पाई कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻7 गुणे 10⁻², ये होगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10⁻⁻5 लिख सकते हैं, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि न्यूटन, इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन एम्पियर मीटर। भाई कैसे हो जाएगा न्यूटन एम्पियर मीटर? चलिए यहां से जो है बी जो है आपका, जो क्षेत्र तीव्रता जो है आपका μ0/2π आई इंटू I/r हो जाएगा। आर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा, ये त्रिज्या है ना। और यहाँ पे क्या दिया था, जब दिया है यहाँ पे 2 मीटर व्यास दे दिया है, तो व्यास का आधा हम जानते हैं कि क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे 2 गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति क्या होती है? निर्वात में विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति क्या होती है? ठीक है, निर्वात में जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की गति होती है, वो होती है रेडियो तरंगों से गामा किरण तक बढ़ती है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए, टेजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। टेजेंट गैल्वेनोमीटर की चुंबकीय सुई छोटी होती है, जी हाँ बिल्कुल, चुंबकीय सुई क्या होती है? छोटी होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? क्योंकि चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो केंद्र में तो समान होता है, और उसके साथ साथ छोटा भी होता है। केंद्र में क्या होता है? समान होता है, और केंद्र में समान के साथ साथ क्या होता है? छोटा होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति निम्नलिखित होती है। पहले बात की, दोनों जो है बराबर होती है, लगभग क्या, ये पूरा ही बराबर होती है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश की गति दोनों बराबर होती है। कितना होती है? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो पहले की गति दूसरे से अधिक, दोनों की गति समान, जी ऑप्शन बी करेक्ट है, दोनों की गति समान होती है। क्या होती है? दोनों की गति समान होती है, ठीक है। आगे बढ़े। तो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। पूर्ण रूप संतृप्त वैद्युत चुंबक के चुंबकीय अभिवाह को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण रूप से संतृप्त वैद्युत चुंबक की चुंबकीय अभिवाह को हम केवल और केवल वर्तनों की संख्या बढ़ाकर कर सकते हैं ना। वर्तनों की जो है यानी कि कुंडलियों की संख्या बढ़ाने पर हम जो है क्या हो सकता है? चुंबकीय अभिवाह को बढ़ाया जा सकता है ना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का जो है यहीं पे हम क्लास समाप्त करते हैं, और जो है मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, और इसी में से कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको करेंगे, उसके बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।